ओके, क्या हाल है सबका? खैरियत से हैं? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन. टुडे वी विल होपफुली कंक्लूड दिस चैप्टर. आखिरी मॉडल रह गया है और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया था पेपर में मार्च 19 की अटेम्प्ट में. सो वी विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन एज वेल. 5 फोर्सेस मॉडल कहते हैं. आपको याद है कंपैरेटिव स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हुए व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव स्ट्रेटजी तो हमने पढ़ा था, we discussed that there are two ways in which firms can improve their profitability. This is where we talked about it. दो तरीके होते हैं जिसकी बेस पे इदारे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. द फर्स्ट इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड द सेकंड वन इज कंपैरेटिव पोजीशन. कंपैरेटिव पोजीशन को बेहतर करने के लिए हमने बात की थी जेनेरिक स्ट्रेटजीज की. In order to improve the competitive position, in order to improve your profitability, even though in a declining industry, अगर एक इंडस्ट्री, आवाज आ रही है जी मेरी सबको? कैन एवरीबॉडी हियर मी? ओके, गुड. ओके, तो अगर एक इंडस्ट्री इवन डिक्लाइनिंग भी हो लेकिन फिर भी अगर एक इदारे ने उसमें अपनी कंपैरेटिव पोजीशन बेहतर की हुई है, मजबूत की हुई है, तो वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है. ये तो हमने डिस्कस कर लिया था. ये पहला पॉइंट जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का, दिस इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. माइकल पोर्टर कहता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस डिपेंड करती है कंपटीशन के ऊपर. द ओनली फैक्टर दैट डिटरमिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज द डिग्री ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री के अंदर लेवल ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, इस पे डिपेंड करती है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. इट्स अ वेरी वेल नोन मॉडल, वेरी वेल नोन बिजनेस मॉडल. इनफैक्ट अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले उस इंडस्ट्री का कंपटीशन चेक करते हैं. वी ऑलवेज चेक द कंपटीशन ऑफ दैट इंडस्ट्री. तो उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, क्योंकि कंपटीशन आपको ये नॉलेज देगा कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स क्या होंगे. अगर तो इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है, इट्स प्योरली सप्लाई एंड डिमांड फिनोमेना. अगर कंपटीशन कम है मीन सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है. इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे आर एंजॉयिंग गुड प्रॉफिट्स. जो जो कंपटीशन बढ़ता है, सप्लाई सेचुरेट होती है, सॉरी डिमांड सेचुरेट होती है, ठीक है. और फिर क्या होता है, प्राइस वॉर शुरू हो जाती है. इन अ हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन बहुत हाई हो, उसमें प्राइस वॉर शुरू हो चुकी होती है. कौन सी इंडस्ट्री की एग्जांपल ज़हन में आती है व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइस वॉर? के इदारे जो हैं वो लो प्राइसेस पे अब compete करने लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ. एक इंडस्ट्री, बड़ी मशहूर इंडस्ट्री आपके जहन में आनी चाहिए जब हम प्राइस वॉर की बात करते हैं, जिसकी सारी मार्केटिंग भी प्राइस वॉर के गिर्द घूमती है, लो प्राइस के गिर्द घूमती है. कौन सी एग्जांपल आ रही है जहन में? एग्जैक्टली, टेलीकॉम इंडस्ट्री. वेरी गुड, टेलीकॉम इंडस्ट्री. सो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, दिस इज सच एन इंडस्ट्री जिसमें कंपटीशन इतना सीवियर हो गया है कि अब किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की गुंजाइश नहीं है. ऑब्वियसली देखें ना, इस वक्त 5 की प्लेयर्स हैं. जहाज वारिद का मर्जर भी हो गया है, लेकिन अगर उसकी पेरेंट कंपनी दे लें तो मोबिलिंक है, वारिद है, टेलीनॉर है, यूफोन है, जोंग है. जी, 5 प्लेयर्स हैं. 5 डोमिनेंट प्लेयर्स आर देयर. And now there is least possible chance for any new entrant to come into the industry and to take a certain market share. हाँ, यूफोन भी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो अब देखें ना, जब जोंग नहीं था तो उस वक्त 4 शेयर करते थे, डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ रही थी. लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त total, like they say that there are now 120 million mobile phone subscribers. 12 करोड़ मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें मोबिलिंक और वारिद कलेक्टिवली क्लेम करते हैं कि उनका शेयर हाईएस्ट है 80 मिलियन. 8 करोड़ वो क्लेम करते हैं कि हमारे 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं. इसी, अब जस्ट इमेजिन कि 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बच्चों का है, उसमें 12 करोड़ मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं. तो इट मीन्स कि, और फिर ऐसे एरियाज भी हैं जिसके अंदर अभी मोबाइल फोन के सिग्नल्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है. तो इसका मतलब है कि मार्केट तकरीबन सैचुरेट कर चुकी है ना. माइकल पोर्टर एक किताब लिखता है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के नाम से.
इस किताब में माइकल पोर्टर अपने 5 फोर्सेस मॉडल का जिक्र करता है। माइकल पोर्टर कहता है कि 5 फोर्सेस जो होती हैं ये इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस को डिटरमिन करती हैं। एक इंडस्ट्री जितनी कंपेटिटिव होगी उतनी अट्रैक्टिव होगी। कंपेटिटिव होने का मतलब है अट्रैक्टिव होना। जितनी लेस कंपेटिटिव होगी उतनी लेस अट्रैक्टिव होगी। तो हायर द कंपटीशन लोअर वुड बी द competitiveness. Higher the competition lower would be the competitiveness. Lower the competition higher would be the competitiveness. ठीक है, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा कंपेटिटिवनेस उतनी कम हो जाएगी, और जितना कंपटीशन कम होगा उतनी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि उतने जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो माइकल पोर्टर के मुताबिक देयर आर 5 फोर्सेस, 5 फोर्सेस हैं जो इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन को ड्राइव करती हैं। पहली फोर्स है थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स। पोटेंशियल मींस नए आने वाले। एक इंडस्ट्री नए आने वालों के लिए कितनी वेलकमिंग है, कितनी अट्रैक्टिव है, या नए आने वालों के लिए उसमें आना कितना आसान या कितना मुश्किल है। थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स इज डिटरमिन्ड बाय द एंट्री बैरियर्स। अगर एक इंडस्ट्री के एंट्री बैरियर्स हाई होंगे तो उस इंडस्ट्री में जंप करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक एंट्री बैरियर है ना। जितना ज्यादा पैसा चाहिए होगा एक इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए उतने कम लोग या उतने कम प्लेयर्स जो है इंडस्ट्री में आएंगे। फॉर एग्जांपल एक एकेडमी का सेटअप खोलना आसान है या एक टेलीकॉम कंपनी खोलना आसान है? एक टेलीकॉम कंपनी खोलना आसान है या एकेडमी खोलना आसान है? क्या ख्याल है आपका? एकेडमी खोलना आसान है। आप घर के ड्राइंग रूम में 4 कुर्सियां रख के आप एकेडमी खोल सकते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनी खोलने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए, टावर्स चाहिए, आपको पीटीए से आपको अप्रूवल चाहिए, आपको एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है ना। सो ये एंट्री बैरियर है। इस तरह के अभी और भी एंट्री बैरियर्स देखेंगे। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो सेम नीड को सेटिस्फाई कर सके। अ प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई द सेम नीड। पानी का सब्स्टिट्यूट कोका कोला है, कोका कोला का सब्स्टिट्यूट जूस है, जूस का सब्स्टिट्यूट फ्लेवर्ड और एनर्जी ड्रिंक है। सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे इंडस्ट्री का कंपटीशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। आपके जो सप्लायर्स हैं उनके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर इन बार्गेनिंग विद यू। जो आपके सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। जितनी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, सप्लायर अपनी मर्जी की प्राइसेस आपसे चार्ज करेगा, और वो हाई प्राइसेस चूंकि आप आगे अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में हैं, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। वेरी सिंपल। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हर फोर्स का, लेकिन एक रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब ये है कि ऑल ऑफ दीज फोर्सेस इफ स्ट्रॉन्गर विल मेक एन इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव। इसी तरह अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो कस्टमर आपसे लो प्राइस डिमांड करेगा, अल्टीमेटली आपके मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। राइवलरी। राइवलरी कहते हैं नेक टू नेक कंपटीशन को, इंटेंस कंपटीशन को। राइवलरी कहते हैं क्लोज्ड कंपटीशन को, क्लोज कंपटीशन। फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक आर राइवल्स। पेप्सी एंड कोक राइवल्स है, ठीक है। इसे कहते हैं क्लोज कंपटीशन। तो माइकल पोर्टर कहता है कि व्हेन एनी ऑफ दीज 5 फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, it is difficult for a business entity to obtain a dominant position in its market, and profitability for the businesses will therefore be low. कोई एक फोर्स, नॉर्मली हम इस फोर्स से स्टार्ट करते हैं जो पहली फोर्स है। कोई एक फोर्स अगर स्ट्रांग होगी तो वो बाकी सारी फोर्सेस को अफेक्ट करेगी, अल्टीमेटली इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को लो कर देगी। 5 फोर्सेस मॉडल पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन आया था सितंबर 2014 में, आई बिलीव, एक मिनट, पहला क्वेश्चन आया था 5 फोर्सेस मॉडल के ऊपर, हाँ, सितंबर 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर का। 2 क्वेश्चन आए थे, कल हमने वैल्यू चेन का सवाल भी डिस्कस किया था इसमें से, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 7 आया था पेपर में, और दूसरा क्वेश्चन आया था मार्च 19 में, एक लंबे गैप के बाद। दिस वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, दिस वाज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिनर ने सिर्फ आपसे पूछा था एंट्री बैरियर्स कौन कौन से होते हैं।
यस 6-7 नंबर का सवाल था, एंट्री बैरियर्स पूछे गए थे और ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। दिस वाज अ क्वेश्चन वर्थ 12 मार्क्स और इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने एक केस देके उसके ऊपर पांचों फोर्सेस को डिस्कस करने को कहा था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है ये वाला क्वेश्चन, दिस इज इन योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक, तो लेट्स गो थ्रू दीज फोर्सेस वन बाय वन। सबसे पहली फोर्स है थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। किसी इंडस्ट्री के अंदर नए आने वाले के लिए कूदना कितना आसान है। Competition is affected by the threat of new business entities coming into the market and adding into the competition, obviously. So जितना आसान होगा, when new entrants are able to come into a market without much difficulty, prices of the products in the market will be low, obviously. जब नए आने वाले आसानी से आ जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे फास्ट फूड चेन्स की मिसाल ले लें। फास्ट फूड चेन खोलने के लिए कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 2-3 लाख के सेटअप से भी आप एक छोटी सी फास्ट फूड चेन खोल सकते हैं, एक आउटलेट खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, अगर एक इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स कम होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, न्यू फर्म वुड बी टेम्प्टेड, न्यू फर्म्स टेम्प्ट होंगी, अट्रैक्ट होंगी टू कम इन द मार्केट टू बेनिफिट देमसेल्फ। द न्यू कंपटीशन वुड फोर्स डाउन द प्राइसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन्स, वेरी सिंपल, you see. So because of this threat, the firms are already in the market. The firms who are already in the market, they try to keep their prices and profits low, and competition in the market is strong. तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो इट लीड्स टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, यू सी। सो हायर द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, हायर द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, higher will be the competition and lower will be the profits। ठीक, ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन प्रॉफिट्स लो हो जाएंगे। कंपैरेटिव फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती हैं व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रेक इनटू द मार्केट। जब इदारों के लिए मुश्किल हो जाए मार्केट में ब्रेक इन करना, तो कंपैरेटिव फोर्सेस कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। कंपैरेटिव फोर्सेस गेट्स वीकर when it becomes difficult for the firms to break into the market. In other words, when we say that entry barriers are high, जब entry barriers high होते हैं, ये क्वेश्चन था पेपर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आई गेस 5 के 6 एंट्री बैरियर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। वो कौन से एंट्री बैरियर्स हैं जो आपकी कंपैरेटिव पोजीशन को मजबूत करते हैं या आपकी कंपैरेटिव पोजीशन को वीक कर देते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ एंट्री बैरियर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ एंट्री बैरियर्स इंडस्ट्री की नेचर पे डिपेंड करते हैं। इसमें 2 किस्म के एंट्री बैरियर्स आएंगे। सम एंट्री बैरियर्स आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब ये इंडस्ट्री की नेचर पे डिपेंड करता है। टेलीकॉम सेक्टर इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए, ओके। या फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, वो उसकी नेचर ही ऐसी है कि उसके अंदर आपको कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो आपको हाई चाहिए, ठीक है ना। बट इफ यू टॉक अबाउट एयरलाइन, एग्जैक्टली एयरलाइन के अंदर भी ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। देखें, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री बैरियर्स बाय डिफॉल्ट हाई होते हैं ना, वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपनीज जो है वो ज्यादा डेवलप कर जाती हैं। जिन कंपनीज के अंदर बैरियर्स ऑफ एंट्री हाई होते हैं ना, वहाँ पे चांसेस होते हैं मोनोपोली क्रिएट होने के, चांसेस होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा क्रिएट होंगी, बट चांसेस आर देयर, ठीक है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपनीज होती हैं वो एंट्री बैरियर्स खुद भी हाई कर देती हैं। जो मोनोपोलिस्टिक कंपनीज है वो एंट्री बैरियर्स खुद भी हाई कर देती हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर लें। अब ये एक ऐसा एंट्री बैरियर है जो कि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स खुद कंट्रोल कर सकती हैं, बिकॉज व्हेन यू, हमने वैसे बात कल भी की थी, व्हेन यू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज यू कैन रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यू सी। एंड व्हेन यू कैन प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज यू कैन रिड्यूस योर सेलिंग प्राइस, यू कैन बिकम द कॉस्ट लीडर, आप कॉस्ट लीडर बन सकते हैं। So you can substantially lower your cost than small producers or new entrants. तो जो नया आने वाला होगा इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी लो कॉस्ट पे ऑपरेट करना। So it will become difficult for a new firm to enter the market because they might not be big enough at the first to achieve economies of scale, and their average cost will therefore be higher than those of the existing large scale producers. You see?
तो जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपनी एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी कम कर ली हुई है, और जो नए एंट्रेंट्स हैं उनके लिए अपनी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज जहाँ पे मेजर कंपनीज डोमिनेट करती हैं मार्केट पोजीशन को थ्रू देयर साइज। पाकिस्तान की एग्जांपल लेनी है, टेक्सटाइल की मिसाल ले लें। पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जितना रह गया है थोड़ा बहुत, वैसे तो सारा ही तबाह हो गया है, जितना रह गया है, हाँ, गुल अहमद है फॉर एग्जांपल, निशात है फॉर एग्जांपल, ये अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइस को कंट्रोल करते हैं और ये इंटीग्रेट करते हैं। ये एक पूरी सप्लाई चेन है इनकी। ये कपड़ा भी खुद बनाते हैं, ये प्रोसेसिंग भी खुद करते हैं, ये फिर आगे उसकी फर्दर फिनिशिंग भी खुद करते हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लेते हैं। सप्लाई चेन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके फाइनल्स में CFAP में। ये पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम कर लेते हैं अपनी, जिससे ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बहुत कम कर लेते हैं। चेन वन, चिनाब फैब्रिक्स। चेन वन का आउटलेट आपके शहरों में भी होगा, है ना, अपने अपने शहरों में, लाहौर में भी है। चेन वन के प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर मेरा एक दोस्त प्रोडक्शन मैनेजर है बेसिकली, चेन वन के प्रोडक्शन हाउस में। उससे एक दफ़ा गपशप लग रही थी, तो चेन वन के ऊपर एक नॉर्मल जो शर्ट है, ड्रेस शर्ट है चेन वन पे, मेन शर्ट है, उसकी प्राइस होती है 1500 से 2000 तक, 2500 भी होती है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी की हो अगर तो 3000 तक भी होती है, ठीक है। सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि जो 1500 की शर्ट है आप जो बेचते हैं, चूंकि आपकी पूरी सप्लाई चेन अपनी है, कपड़ा भी आप खुद बनाते हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग भी आप खुद करते हैं, उसकी फिनिशिंग भी खुद करते हैं, स्टिचिंग भी खुद करते हैं, उसको फिर आउटलेट्स भी अपने हैं, पूरी सप्लाई चेन अपनी है ना। तो आई आस्क्ड हिम कि ये जो एक शर्ट है आपकी, ये कितना कॉस्ट करती होगी आपको, हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कहेगा कि जी 1500 की जो शर्ट है, 1500 की जो शर्ट है वो कॉस्ट करती है लेट्स से 700 रुपये, 750 रुपये। मैं ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी हम 50% मार्जिन पे बेचते हैं, हम 50% मार्जिन पे बेचते हैं, ठीक है। उसका आंसर क्या था जी, जो 1500 की शर्ट वो बेचते हैं उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ कपड़ा, डाइंग प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड स्टिचिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है, 180 रुपीज, 180 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस शर्ट की, जो 1500 की बेचते हैं अपने आउटलेट के ऊपर। इसी क्योंकि स्केल इकोनॉमीज पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग ऑन स्केल इकोनॉमीज, ठीक है। तो फैब्रिक जो है, जो ग्रे क्लॉथ है, वो कॉस्ट करता है हार्डली 30-40 रुपीज पर यार्ड्स फॉर एग्जांपल। एक शर्ट पे कितना कपड़ा लगता है, 2-2.5 गज कपड़ा लगता है एक शर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर आप उसकी डाइंग कॉस्ट लगा लें, 10 रुपये यार्ड कॉस्ट होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट लगा लें, फिनिशिंग कॉस्ट लगा लें, स्टिचिंग कॉस्ट लगा लें, सारी कॉस्ट ऐड कर लें, 180 रुपये की शर्ट बनती है वो, ठीक। And they sell it for 1500 rupees in their outlets. That's the power of brand. Apparel companies, charge mammoth profits. Apparel companies के profits हैं, ये आपकी सोच है। Apparel companies आपसे mammoth profits charge करती, ओके। खैर, तो ये है स्केल इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगली फोर्स है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज बैरियर दैट इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री नेचर। ये इंडस्ट्री की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है फॉर एग्जांपल, तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, कोई एकेडमी खोलनी है तो कम कैपिटल चाहिए। तो इंडस्ट्री की नेचर पे डिपेंड करता है दैट यू नीड टू हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, और जितना ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है उतना रिस्क हाई होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाता है आपका। जितना इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ेगा, फर्म्स विल बी डिस्करेज्ड टू एंटर द इंडस्ट्री। इदारे डिस्करेज होते हैं, वो नहीं आते इंडस्ट्री के अंदर। देन वी हैव एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये भी जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं वो कंट्रोल करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंट्रोल करती हैं बाय फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग नेटवर्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेटवर्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्वायर करके, जैसे इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल है कोका कोला की। हाँ, एग्जैक्टली, इसके अंदर बड़ी अच्छी एग्जांपल है कोका कोला की। अब कोका कोला जो है, इसने दुनिया में अपना नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि किसी और के लिए इतने बड़े नेटवर्क को काबू करना तकरीबन नामुमकिन है। कोक इज द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। कोक दुनिया का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है, ठीक है। और
You might be astonished to know that कोक की टोटल कितनी है 10,300 सर्विंग्स पर सेकेंड। कोक की टोटल 10,300 सर्विंग्स हैं पर सेकेंड पूरी दुनिया में। एक सेकेंड गुजरता है तो पूरी दुनिया में 10,300 जगह कोक सर्व हो जाती है। जस्ट इमेजिन 10,300 सर्विंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड पर सेकेंड। ओके, सो ये इंडिकेट करता है कि कोक हैज द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, and that network of distribution is definitely difficult to acquire by other organizations. दूसरे इदारों के लिए इस नेटवर्क को एक्वायर करना तो इट विल बी डिफिकल्ट इन गेनिंग एक्सेस टू द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑटोमेटिकली एंट्री बैरियर जो है वो हाई हो जाएगा, एंट्री बैरियर विल बी हाई, वेरी हाई। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, इट वाज एन ओरल मेडिसिन, यस इट वाज अ मेडिसिन। अजान हो रही है, 2 मिनट की ब्रेक करते हैं। This conference will now be recorded. अच्छा, नो हाउ, अगला एंट्री बैरियर है नो हाउ। नो हाउ कहते हैं एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर इन एन इंडस्ट्री। एक ऑडिट फर्म खोलना आसान है या एक शॉर्मे का स्टॉल खोलना आसान है? व्हाट डू यू थिंक? शॉर्मा स्टॉल खोलना इजी है या ऑडिट फर्म खोलना इजी है? स्टॉल खोलना इजी है क्योंकि उसमें नो हाउ कम से है। आफ्ताब, आर यू श्योर? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। नॉलेज शॉर्मा स्टॉल खोलने में कम रिक्वायर्ड है ना, ऑब्वियसली। ऑडिट फर्म के लिए तो आपके पास कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर गोइंग टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है ना, फिर कम से कम आपको उसमें इतने खास नंबर ऑफ नॉलेजेबल लोग चाहिए। तो ऑब्वियसली इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव फॉर न्यू एंट्रेंट टू एक्वायर नो हाउ एंड एक्सपीरियंस टू बी सक्सेसफुल। फिर होती है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है कितना मुश्किल है कस्टमर के लिए टू स्विच फ्रॉम वन सप्लायर टू द अदर सप्लायर। बाद इंडस्ट्रीज में स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, जैसे नॉर्मली सर्विसेज हैं, बाय डिफॉल्ट सर्विसेज हैव हाई स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है, सर्विसेज के अंदर हाई स्विचिंग कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल
लोग डॉक्टर्स आसानी से स्विच नहीं करते, लोग ऑडिट फर्म्स का जो क्लाइंट्स हैं वो ऑडिट फर्म्स को स्विच नहीं करते। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोडक्ट्स के अंदर स्विचिंग कॉस्ट लो होती है ना, आप पेप्सी नहीं पियेंगे, आप कोक पी लेंगे, आप कोक नहीं पियेंगे, आप पानी पी लेंगे, स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक है। तो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि कितनी मुश्किल से या कितनी दुश्वारी से कस्टमर स्विच करता है फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी। The cost of a company from switching to from one audit firm to another audit firm might be high. That deter means discourage करना, that deter a company from wanting to change its auditors. So when switching cost is high, it will be difficult for new entrants to break in the market. क्योंकि already जो players हैं उन्होंने existing customers को capture किया हुआ है और नए आने वाले के लिए customer को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम आसान word use करते हैं customer को तोड़ना। तो customer को तोड़ना मुश्किल है। इसी तरह ये भी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बाज़ इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट रेगुलेशन बड़ी सख्त होती हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, लाइसेंस चाहिए ऑपरेट करने के लिए फॉर एग्जांपल, और बाज़ इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस वीक होती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। इसी सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट वी कॉल एज एंट्री बैरियर्स। ये टोटल आपके मेरे ख्याल है 5-6 एंट्री बैरियर्स की लिस्ट है आपके सामने। So these 6 entry barriers are important to understand, and how these entry barriers can affect the potential of new entrants. Lower the entry barriers, higher would be the threat of new entrants. Higher the entry barriers, lower would be the threat of new entrants. ठीक है, अगर entry barriers जो हैं वो high होंगे तो threat of new entrant low होगा, threat of new entrant low होगा तो competition भी low होगा, ठीक है, ultimately profits high होंगे। अगर एंट्री बैरियर जो है वो लो होंगे तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई होगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई होगा तो कंपटीशन हाई होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट्स लो हो जाएंगे। इसी रेसिप्रोकल है, वन वे और द अदर, उलट है। नेक्स्ट वी हैव थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अ प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई अ सेम नीड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो सेम नीड को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, हाँ, अल्टरनेट प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे कंज्यूमर माइट स्विच बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कॉर्पोरेशंस टू ओन इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम। This means that the ability of power supply corporation to charge higher prices for its product will be restricted by the threat that customer might switch to own solar system. जितने सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होंगे, इसी तरह गैस सप्लाई providers are restricted in their ability to charge high prices because there is a threat to switch to electricity. तो जितने सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे उतनी कंपटीशन स्ट्रांग होगा और आपकी पावर कम हो जाएगी कस्टमर के ऊपर, आप हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट की मिसाल ले लें, कस्टमर हैज़ ऑप्शन टू स्विच बिटवीन एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कस्टमर के पास ऑप्शन है कि कस्टमर एयर, रेल या रोड ट्रांसपोर्ट में स्विच कर सकता है। फॉर एग्जांपल PIA लाहौर टू कराची अपनी एयर टिकट महंगी कर देता है तो कस्टमर डेवू पे कराची का सफर शुरू कर देगा, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में शायद कस्टमर के पास ऑप्शन ना हो कि वो रेल या रोड ऑल्टरनेटिव्स को देख सके, लेकिन चलें डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, लोकल फ्लाइट में कस्टमर ये ऑप्शन अवेल कर सकता है ना। अगेन यहाँ पे फर्क समझें, देखें सब्स्टिट्यूट में और राइवलरी में फर्क होता है। बल्कि अच्छा किया, थैंक यू हमजा, यू हैव ब्रॉट अप दिस पॉइंट। देखें, सब्स्टिट्यूट इज अ प्रोडक्ट दैट satisfy the same need but the nature of the product is different. You see, rival is a product with same nature and satisfies same need. एग्जाम्पल देखें, ये जो अभी आपने लिखा ना, शाहीन, एयर ब्लू, PIA, ये राइवल्स हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे?
स्क्रीन नहीं आ रही आपको सामने? सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे? एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन, रेलवे, ठीक है, कार्स, ये सब्स्टिट्यूट्स। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसी तरह पेप्सी एंड कोक राइवल्स हैं, ओके, लेकिन नेस्ले प्योर लाइफ और पेप्सी सब्स्टिट्यूट्स हैं। आ रही बात समझ में? डिफरेंस समझ आ रहा है ना आपको? लैपटॉप्स एचपी, डेल, ये राइवल्स हैं। डेस्कटॉप का सब्स्टिट्यूट लैपटॉप है, इसी, या डेस्कटॉप या लैपटॉप का सब्स्टिट्यूट टैबलेट है, ओके। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवल्स। ये पॉइंट अच्छा हो गया, आ गया सामने, वरना एंड पे खैर ही आ ही जाना था जब हमने राइवल को डिस्कस करना था। तो राइवलरी जो है ये सेम नेचर होती है और सेम प्रोडक्ट होता है और सेम नीड को सेटिस्फाई करता है। सब्स्टिट्यूट में प्रोडक्ट नेचर वेरी कर सकती है। सब्स्टिट्यूट के अंदर प्रोडक्ट नेचर वेरी, आप शूज नहीं पहनेंगे, आप सैंडल पहन लेंगे, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। लेकिन बाटा का शूज पहनना है या सर्विस का शूज पहनना है, ये राइवलरी है, ये राइवल है, ओके। ईसीएस का जूता पहनना है या स्टाइलो का जूता पहनना है, ये राइवल्स हैं। गॉट इट? ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूट्स का। इसी तरह फूड एंड ड्रिंक्स में देख लें, ये वही जो भी आपको एग्जांपल दी। कंज्यूमर माइट स्विच बिटवीन सिमिलर प्रोडक्ट्स, जैसे राइस का सब्स्टिट्यूट पास्ता है, पास्ता का सब्स्टिट्यूट पोटैटोज हैं, लेकिन चावल गार्ड के खाने हैं या चावल XYZ कंपनी के खाने हैं, ये राइवल्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट्स हैं, चाय और कॉफी जो है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन टपाल टी और लिप्टन टी राइवल्स हैं। गॉट इट? इसी तरह नेस्कैफे और ब्रू राइवल्स हैं, दोनों कॉफी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवल्स। बस नहीं यार, 5 फोर्सेस पूरा करना है आज, बस कहाँ से होगी भाई, हौसला करो, अभी तो शुरू ही है। बस 3 फोर्सेस रह गई हैं बस, उसके बाद एक क्वेश्चन करना है, आज चैप्टर मुकाना है हमने, ओके। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कब बढ़ती है? जब सप्लायर्स जो हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर, ठीक है। व्हेन सप्लायर्स कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द कस्टमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी गिव एन एग्जांपल। माइक्रोसॉफ्ट is a supplier of Windows to Dell, HP, Sony, जितने भी लैपटॉप्स एक्सेट्रा, दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, ठीक है, ये अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, ओके। जस्ट इमेजिन अगर माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडो की प्राइसेस बढ़ा दे, ठीक है, तो यहाँ पे इतना सीवियर कंपटीशन है, डेल, HP, सोनी, इतना कॉम्प्लेक्स कंपटीशन है कि दे विल नॉट बी एबल टू चार्ज दिस हायर प्राइसेस टू देयर कस्टमर्स, तो इनके प्रॉफिट्स लो हो जाएंगे, इनके प्रॉफिट्स लो हो जाएंगे। तो व्हेन सप्लायर हाई प्राइस कब चार्ज करेगा? जब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विंडो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर है भी तो वो इतना वेल रिनाउंड नहीं है। विंडो के सब्स्टिट्यूट्स हैं, बिल्कुल हैं, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डॉस है फॉर एग्जांपल, लिनक्स है, यूनिक्स है, लेकिन वो इतने कोई यूजर फ्रेंडली सिस्टम्स नहीं है। तो विंडो की मोनोपोली है मार्केट के अंदर ना, विंडोज की मोनोपोली है। 99% पीपल इन द वर्ल्ड यूज विंडोज एज ऑपरेटिंग सिस्टम इन देयर कंप्यूटर्स। एप्पल ने इसीलिए तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था कि एप्पल डिड नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट फॉर देयर मोनोपोली, ओके। सो व्हेन सप्लायर चार्ज हायर प्राइसेस, these businesses are unable to pass on these higher prices to their customers. As a result, profitability will be low, ठीक है ना। For example, few local giant suppliers of auto industry parts in local retail market might charge high prices, but local retailer in the market cannot pass on their customer due to availability of China items. Very simple, ठीक है ना। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है जब आप ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं और आप और ऑलरेडी इतना सख्त कंपटीशन है कि आप वो आगे पास ही नहीं कर सकते। इसी तरह कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है व्हेन कस्टमर हैज सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। पावरफुल बायर्स डिमांड लो प्राइसेस। अब चलें, अब यहाँ से देख लें, अब अगर हम इस एरो को उल्टा कर दें, आप कस्टमर हैं, आपने डेल या सोनी या HP परचेज करना है, आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, आपकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है, राइवल प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम,
तकरीबन एक जैसे हैं, डेल का लैपटॉप ले लें, एचपी ले लें, तकरीबन एक जैसे लैपटॉप्स हैं। या फिर आपकी वॉल्यूम ऑफ परचेज हाई है, यू आर बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कारेफोर कारेफोर एंड नेस्ले, ठीक है। कारेफोर जो है ये बहुत बड़ा बायर है, ये बल्क बाय करता है ना, लार्ज क्वांटिटीज परचेज करता है नेस्ले से, यूनिलीवर से। तो कारेफोर फिर अपनी बल्क बाइंग पे, वॉल्यूम ऑफ परचेज की बेस के ऊपर, व्हेन दे परचेज इन लार्ज क्वांटिटी दे ट्राई टू इम्पोज देयर बार्गेनिंग पावर, ठीक है ना। सो पावरफुल बायर्स डिमांड लो प्राइसेस, इंप्रूव प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कंडीशंस ऑफ बाइंग अपनी मर्जी से सेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बायर्स आल्सो मेक राइवल फर्म्स compete to supply them with their products. In many countries, like again in Pakistan, a notable example of buying power is power of supermarkets. कि सुपरमार्केट्स जो हैं वो सप्लायर की प्राइसेस को खुद ड्राइव कर दी हैं। कारेफोर यार, ये हाइपरस्टार का नाम नहीं सुना? नाम सुना हाइपरस्टार का? हाइपरस्टार बेसिकली कारेफोर है ना, दिस इज कारेफोर, ये मिडिल ईस्ट की चेन है, दिस इज द चेन ऑफ मिडिल ईस्ट। अच्छा, ये हाइपरस्टार बोल देते हैं। हाइपरस्टार इसका एक सब ब्रांड है बेसिकली कारेफोर का। वैसे अब कारेफोर का नाम इन्होंने रिप्लेस, मतलब हाइपरस्टार का नाम रिप्लेस कर दिया है कारेफोर से। एक्चुअली इसकी वजह कहानी ये है, कारेफोर इज अ वेरी रिनाउंड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज स्केल रिटेल मार्केट में कारेफोर दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा, जब इतने बड़े ब्रांड्स दुनिया के जब किसी डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं ना, तो वो सब ब्रांडिंग करते हैं, वो अपने ब्रांड को नहीं लेके जाते क्योंकि उनकी रिप्यूट खराब होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रिप्यूट दुनिया में कोई अच्छी नहीं है। तो कारेफोर ने जब पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट किया आज से कोई 5 साल पहले, तो उन्होंने हाइपर स्टार लॉन्च किया यहाँ पे, जस्ट टू सी के रिएक्शन कैसा आता है दुनिया से, उनके स्टॉक मार्केट में कहीं प्राइसेस गिरती तो नहीं है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है ना। फिर 5 साल उन्होंने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को टेस्ट किया। शुक्र है 5 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बेहतर है। 5 साल से यहाँ पे ये टेररिज्म भी नहीं हो रहा है, सच अटैक्स भी नहीं हो रहे, खुदकश हमले कंट्रोल्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई देन दे डिसाइडेड टू ब्रिंग देयर मदर ब्रांड इन पाकिस्तान। फिर ये कारेफोर इस साल लेके आए हैं पाकिस्तान। आई बात समझ? सो हाइपर स्टार एक्चुअली इस कारेफोर, उसका ये सब ब्रांड था एक्चुअली। मैनेजमेंट कारेफोर की ही थी जो मिडिल ईस्ट में है। ओके, सो ये होती है बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की, ठीक। एंड देन देयर इज राइवलरी, राइवलरी कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को, नेक टू नेक कंपटीशन को। माइकल पोर्टर कहता है कि राइवलरी कब स्ट्रांग होती है, व्हेन दीज कंडीशंस अकर, इन कंडीशंस में राइवलरी स्ट्रांग होती है जब राइवल्स फर्म रफली आर द सेम साइज। पेप्सी एंड कोक की मिसाल ले लें, तकरीबन एक जितना साइज है। व्हेन देयर आर मेनी कंपेटिटर्स, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है मार्केट के अंदर। हाँ, हाइपर स्टार सब ब्रांड है, कारेफोर इज द मदर ब्रांड, हाइपर स्टार इज द सब ब्रांड। ओके, व्हेन देयर आर मेनी कंपेटिटर्स, व्हेन देयर इज सैचुरेटेड डिमांड सैचुरेट कर चुकी है, वेरी सिंपल। When rival products are largely the same, undifferentiated, तो स्विचिंग कॉस्ट लो हो जाएगी ना। पेप्सी और कोक, अगर आप मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो बगैर ब्रांड का नाम देखे पेप्सी और कोक का डिफरेंस बता सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंट कंज्यूमर है, वरना नॉर्मली आम आदमी को अगर आप पेप्सी पिलाएं या कोक पिलाएं वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा। इसे कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मैं ब्रांड मिटा दूं एक लैपटॉप के ऊपर से, आपको नहीं पता लगेगा कि आप डेल यूज कर रहे हैं या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंट कंज्यूमर्स हैं वो बता देंगे। वैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पिया करें, जो फ्रीक्वेंट कंज्यूमर्स हैं वो बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, कोक का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, एग्जैक्टली लेकिन फिर भी मेजॉरिटी कांट टेल। ये बल्कि एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया था अमेरिका में, उन्होंने लोगों को पेप्सी और कोक की सैम्पलिंग करवाई थी। ये ले, अलीशा कह रही है फर्क होता है, उसे पता ही नहीं बेचारी। तो उन्होंने सैम्पलिंग करवाई थी और 70% पीपल वर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट इट। उन्होंने ये किया था, उन्होंने किया ये कि उन्होंने पहले लेबलिंग के साथ ऑफर की पेप्सी और कोक, तो 80% पिक्ड कोका कोला, ठीक है। फीकी नहीं होती बेटा, मीठी होती है। पेप्सी इज अ बिट स्वीट, ठीक। तो
80% ने कोका कोला को अप्रोच किया, पेप्सी को अप्रोच नहीं किया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ब्रांड का लेबल हटा दिया, उन्होंने ग्लास में डाल के कोक और पेप्सी को मिक्स करके सर्व किया, तो फिर 70% वर नॉट एबल टू टेल कि वो पेप्सी पी रहे हैं कि कोक पी रहे हैं। ठीक, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। माशाल्लाह अब्दुल्ला खान ने भी रिसर्च की हुई है, वैसे मैंने ये ट्राई नहीं किया कभी। थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। ओके, सो या फिर कॉस्ट ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री इज वेरी हाई। इंडस्ट्री से विड्रॉल कॉस्ट बहुत हाई। इंडस्ट्री से अपने ऑपरेशंस को क्लोज करने की कॉस्ट, नहीं, कहते हैं शट डाउन कॉस्ट। अगर शट डाउन कॉस्ट बहुत हाई है तो फिर ऑटोमेटिकली राइवल्स मार्केट से निकलेंगे नहीं, वो लो प्रॉफिट पे भी ऑपरेट करते रहेंगे। वो लो हाँ, वो लो प्रॉफिट पे भी ऑपरेट करते रहेंगे। ठीक है, यस दे आर कार्बोनेटेड सॉल्ट। अगेन वही बात है ना, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आई बिलीव इन दिस सेंटेंस इन लाइफ कि हर चीज़ की जो ज्यादती है वो नुकसानदेह होती है। वो फिर चाहे आपकी खाने पीने की रूटीन है, चाहे आपकी सोशलाइज करने की रूटीन है, चाहे सोने की नींद है फॉर एग्जांपल, ट्रेवलिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए, दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओके जी। सो ये क्वेश्चन आया था पेपर में, मार्च 19 की अटेम्प्ट थी। क्वेश्चन किस चीज़, ये वैसे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा था, एक्चुअली इस तरह का सवाल मैंने जब इसका फीडबैक दिया था ICAP को, नॉर्मली ICAP को हम फिर फीडबैक देते होते हैं पेपर के ऊपर। मेरा ख्याल है CSG की डिबेट अब बंद कर दें। इस तरह का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह का क्वेश्चन बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पेपर में आया था। और इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स पे डाल दिया था कि स्टूडेंट खुद ही सोचें कि एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे काम करती है। नॉर्मली जो हमने ऊपर केस पढ़ा था ना, ये ईट स्मार्ट वाला, ये वाला जो हमने केस पढ़ा था, सारी इंफॉर्मेशन केस में दी हुई थी, और केस में से आपने स्ट्रेंथ्स निकालनी थी, वीकनेसेस निकालनी थी। केस में से आपने, ये मैं बताता हूँ, केस में से आपने ये प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना था। केस के अंदर इंफॉर्मेशन सारी गिवन थी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने बड़ी ही एक लिमिटेड सी स्टेटमेंट दी थी, और स्टूडेंट पे छोड़ दिया था कि आप नेसेसरी डिटेल्स को एज्यूम करके, आप 5 फोर्सेस मॉडल अप्लाई करके स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन और स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स को पे कमेंट करें। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 12 नंबर का सवाल था। मैंने उस पर ये कमेंट दिया था ICAP को कि आपको चाहिए था कि आप पूरा केस देते मुंतहा ग्रुप का, और एयरलाइन इंडस्ट्री की पूरी सिचुएशन बताते, और फिर स्टूडेंट से कहते हैं कि जितना हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, एंड आई बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू स्कोर गुड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंतहा ग्रुप इज कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस एयरलाइन सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री। The management of MD is in a process of analyzing the airline industry to determine intensity of competition. Explain the competitive forces that may have shaped the airline industry, considering 5 forces model. Clearly mention the strength of each force with its related arguments. You may assume necessary details. इसे, हाँ, अब ये एक बड़ा क्रिटिकल कंसर्न है। आप लोगों का अभी वो नॉलेज डेवलप नहीं है, और अक्सर को तो बेचारों को यही नहीं पता कि एयरलाइन इंडस्ट्री होती क्या है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री कहते हैं किसे हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट नॉट बी नोइंग दिस इवन। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें यही नहीं पता होगा कि अच्छा, इसमें न्यू एंट्रेंट कैसे आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था, और आई क्लियरली रोट टू ICAP एज वेल कि दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन गिवन डिटेल, जैसे ऊपर सवाल में दी गई थी ना ईट स्मार्ट में, उस तरह की डिटेल्स होनी चाहिए थी इस सवाल के अंदर। खैर, कंपैरेटिव फोर्सेस दैट मे हैव शेप्ड द एयरलाइन इंडस्ट्री। अब चूंकि क्वेश्चन आपके पास है, देखें, एयरलाइन इंडस्ट्री कहते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जो एयर सर्विसेज ऑफर करती है, एयर ट्रेवल ऑफर करती है। ठीक है ना, एयरलाइन इंडस्ट्री ऑफर्स एयर ट्रेवल्स। ठीक, अब इसको ध्यान में रखें, एयरलाइन इंडस्ट्री को, और पांचों फोर्सेस को अप्लाई करें। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लो, क्योंकि एंट्री बैरियर्स हाई हैं। एंट्री बैरियर्स कौन कौन से हाई हैं? लार्ज कैपिटल चाहिए, नो हाउ ज़्यादा चाहिए, सेट ऑफ स्किल्स, नॉलेज। ठीक है, फिर स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर की बहुत हाई है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप कस्टमर बेस एज कस्टमर आर हाईली कंसर्न विद सेफ्टी।
इंटरेस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हाई हैं, तो आप देखें उसने सारे तकरीबन 4 एंट्री बैरियर्स डाल के उसने कहा कि एंट्री पोटेंशियल एंट्रेंस का थ्रेट जो है वो लो है। एयरलाइन इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना, आपको नॉलेजेबल स्टाफ चाहिए, आपको पायलट्स चाहिए, पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए आपको, जो कि आप खुद नहीं मैनेज कर सकते ना, यू हैव टू हायर दैट स्किल सेट। ठीक है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो कहते हैं ये लो टू मॉडरेट है। लो टू मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट क्यों है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेवल, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेवल। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक ट्रेवल। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंटरनेशनल ट्रेवल में लो है ना, कि अगर आपने जैसे अब मैंने लेट से अमेरिका जाना है तो मेरे पास वाहिद जहाज ही ऑप्शन है ना। ठीक है, हाँ मैं जहाज में फिर राइवलरी देख सकता हूँ कि मैंने किस एयरलाइन से जाना है। तो राइवलरी जो है दैट माइट बी स्ट्रॉन्ग, राइवलरी माइट बी स्ट्रॉन्ग लेकिन सब्स्टिट्यूट माइट बी लो। ठीक है। बट व्हेन यू हैव टू ट्रेवल डोमेस्टिकली, लाहौर से कराची जाना है आपने, तो फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, गाड़ी पे चले जाएं, ट्रेन पे चले जाएं। ठीक है। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई है एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि दे आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स। दो मेन सप्लायर्स हैं एयरलाइन में, एक बोइंग है तो एक एयरबस है। ठीक है। तो वेरी फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स आर देयर जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, दे हैव हायर बार्गेनिंग पावर्स। ठीक है ना। एंड देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द सप्लाइड प्रोडक्ट्स, सप्लाइड प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अगर आपने एयरलाइन कंपनी चलानी है तो आपको जहाज ही खरीदने हैं ना, आप ट्रेन खरीद के तो एयरलाइन कंपनी नहीं बना सकते ना, या आप गाड़ियां खरीद के तो एयरलाइन कंपनी नहीं डाल सकते ना। तो यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट। ठीक है। तो अगर आपने एयरलाइन कंपनी बनानी है तो आपको सप्लायर्स की हाई प्राइसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वेल आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कंडीशन। चलें अगर की है तो अच्छी बात है, दैट्स नाइस इफ दे हैव डन इट, क्योंकि इससे ये होगा ना कि फिर जो एयरलाइन है वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी, अपने ऑपरेशंस को थोड़ा बेहतर कर लेगी। दैट माइट बी समथिंग गुड। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है क्योंकि कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट लो है, एंड सेकेंडली प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है। आप कतर एयरवेज से जाएं या आप एमिरेट से जाएं तो आपकी डेस्टिनेशन भी सेम है, एयरपोर्ट भी सेम है। ठीक है। तो कस्टमर जो है उसको डिफरेंशिएट करना, और फिर सर्विसेज भी सेम है। तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर इज क्वाइट हाई, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है क्योंकि स्विचिंग फ्रॉम वन एयरलाइन कंपनी टू अदर एयरलाइन कंपनी, इसी तरह कस्टमर ग्रुपिंग बना सकते हैं। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, ब्रांड सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर हैव ईज टू एक्सेस टू प्राइस इंफॉर्मेशन ऑफर्ड बाय एयरलाइन टू मेक कंपैरिजंस। अब तो कस्टमर इजीली प्राइस कंपैरिजंस कर सकते हैं ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेकमाईट्रिप.com एक वेबसाइट है, मेकमाईट्रिप.com एक वेबसाइट है, expedia.com एक वेबसाइट है, booking.com। ये सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, सारी वेबसाइट्स आपको डिफरेंट एयरलाइन कंपनीज की प्राइस एग्जैक्टली ट्राइबेगो.com, ये सारी आपको प्राइस कंपैरिजंस दे रही थी। ओके, राइवलरी पे आते हैं। राइवलरी कितनी है? राइवलरी भी हाई है क्योंकि अगेन प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है। देयर आर मेनी कंपेटिटर्स, हाई राइवलरी है, मेनी कंपेटिटर्स आर देयर, शटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शट डाउन। ठीक है। डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड इज नॉट ग्रोइंग। ठीक है ना। और कंपनीज आर रिलक्टेंट टू लीव द इंडस्ट्री बिकॉज एग्जिट बैरियर्स बहुत हाई हैं, शटिंग डाउन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो इदारे जो हैं, एयरलाइन कंपनीज जो हैं, वो ऑपरेट करती रहेंगी लो प्रॉफिट्स पे ही सही, लेकिन वो शट डाउन नहीं करेंगी बिजनेस को। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कमेंट ऑन डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है। हाँ, उसने क्लियरली कहा है कि आपने स्ट्रेंथ मेंशन करनी है हर फोर्स की, तो हमने स्ट्रेंथ कैसे मेंशन की है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है, सब्स्टिट्यूट्स लो टू मॉडरेट है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरलाइन है। अगर इंटरनेशनल है तो लो है सब्स्टिट्यूट का थ्रेट, अगर डोमेस्टिक है तो मॉडरेट है। ठीक है ना। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी हाई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई है, राइवलरी भी हाई है। ये एक्चुअली ये कमेंट करने को कहा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन 1 to 5 की डिफिकल्टी स्केल पे तकरीबन 4.5 पे है। हार्डली मेरा ख्याल है कि 10 में से कोई एक स्टूडेंट ने इसको क्रैक किया होगा, वरना मेजॉरिटी ने बस 5 फोर्सेस मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया होगा। So it was a difficult question, not a very easy question. थोड़ा सा औखा सवाल था। बखैर नाउ यू नो, अब एटलीस्ट आपको पता है कि ऐसा सवाल आ सकता है। सो एटलीस्ट हर अटेम्प्ट के बाद कुछ ना कुछ बेहतरी आ ही जाती है।
कि एटलीस्ट नाउ वी नो दैट एंड नाउ वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो अब चूंकि हमें पता है तो हम अकॉर्डिंगली फिर प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? गॉट इट? सो हियर वी कंक्लूड आवर सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमने ब्रॉडली पेस्टल को डिस्कस किया है और सेकंड चैप्टर में हमने कंपैरेटिव फैक्टर्स को डिस्कस किया है। पेस्टल का टेस्ट है आपका कल, ओके? पेज नंबर 58 तक, इकोलॉजिकल फैक्टर्स तक, कंपैरेटिव फैक्टर्स से पहले यहाँ तक कंपैरेटिव फैक्टर्स से पहले, ठीक है? कंपैरेटिव फैक्टर से ऊपर पूरा पेस्टल नहीं, 1 to 58 नहीं बेटा, सेकंड चैप्टर के 58। क्या हो गया बेटा? सेकंड चैप्टर 58 पेज तक। सेकंड चैप्टर किस सफ़ा नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो भी देख लें। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सफ़ा नंबर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, सफ़ा नंबर 30 से 30 to 58, ठीक? तो इसमें पूरा पेस्टल कवर हो रहा है, ओके? इसमें पूरा पेस्टल कवर हो रहा है। यप, ठीक है जी। ये कल अपलोड हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन सारी आपको अवेलेबल होंगी। अटेम्प्ट इट, सबमिट इट, और कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। हाँ, इसका माइंड मैप में अभी तक दे सका, मैं आज इंशाल्लाह अपलोड करवा दूंगा LMS पे या फेसबुक, दोनों जगह पे करा दूंगा, ठीक? आई विल डू दैट। इसका माइंड मैप रात को अपलोड हो जाएगा, ओके? चलें, सी यू, थैंक यू, खुदा हाफिज।